students, CBSE Class 10, Social Science, Revision Notes, History, Chapter 4, The Making of a Global World. Devendra Rohila, a tutor. Share and subscribe. Students, अब हम स्टार्ट करते हैं द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड. ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब है जब सभी देश एक दूसरे के साथ व्यापार करने लग जाएं, एक दूसरे से चीज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करें. और ऐसा नहीं कि आज ही ग्लोबल वर्ल्ड है. बहुत प्राचीन समय से विश्व के बहुत सारे देशों में बहुत सारे रास्तों से, जैसे सिल्क रूट से व्यापार होता आया है. और आधुनिक जो मॉडर्न ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बना, आज इसके बारे में हम रीड करेंगे अपने स्टडी नोट्स की सहायता से. तो स्टूडेंट्स, इसमें आप देख रहे हैं इट इज globalization. What is globalization? Globalization is an economic system and its emerges since 50 years. पिछले 50 वर्षों से जो मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन है यह उभर के आया है. To understand the making of a global world, we have to understand the history of trade, migration and people search for work and the movement of capitals. जो आधुनिक जो ग्लोबलाइजेशन है, आज का वैश्वीकरण है, ये सिर्फ पिछले 50 वर्षों में नहीं आया. इसके पीछे 300 या 400 वर्षों की एक लंबी कहानी है. लोगों ने इंडस्ट्री लगाना शुरू किया, खेती के लिए, व्यापार के लिए, एक देश से दूसरे देश में गए, कॉलोनलाइजेशन हुआ. इस तरह के जो है ना बहुत सारे जो हैं इसमें. इट इज प्री मॉडर्न वर्ल्ड. स्टूडेंट्स, प्री मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है उससे पहले की बातें हम करें. प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ह्यूमन सोसाइटीज हैव स्टीडली मोर इंटरलिंक्ड. धीरे धीरे जो है ह्यूमन सोसाइटीज एक दूसरे से लिंक्ड हो रही थी. यानी कि इंडियन और यूरोपियन, अफ्रीकन, इस तरह से. ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स ट्रैवल्ड वास्ट डिस्टेंस for carrying goods, money, ideas, skills, invention, anyone, germs and diseases. यात्री एक जगह से दूसरी जगह गए, व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह गए, और वो क्या लेके गए? गुड्स लेके गए, मनी लेके गए, विचार लेके गए. जैसे बौद्ध धर्म का विचार चाइना गया, स्किल चाइना से कागज बनाने का स्किल यूरोप में गया, इन्वेंशंस खोजें गई, एंड इवन जर्म्स और बीमारियां भी गई. इंडस वैली सिविलाइजेशन was linked with वेस्ट एशिया. और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह जो है पश्चिमी एशिया से जुड़ी हुई थी. कौरिज, ए फॉर्म ऑफ करेंसी फ्रॉम द मालदीव्स. इस तरह से करेंसी का भी आवागमन हुआ. अब आप स्टडी करेंगे सिल्क रूट द वर्ल्ड. सिल्क रूट द वर्ल्ड के फर्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे मेरे साथ. The Silk Route were regarded as the most important route linking the distant part of the world. Silk Route क्या है स्टूडेंट्स? Silk Route इंडिया, बिहार और इंडिया का सारा सामान लेके चाइना, चाइना के माध्यम से तिब्बत से आगे और फिर ये यूरोप में जाता था, रशिया में से होते हुए. इसको सिल्क रूट कहते हैं. और फिर ये अरेबियन कंट्रीज में जाता था. बहुत सालों तक इससे व्यापार होता हो. कब तक? रूट्स वर एग्जिस्टेड. कब तक ये रूट कामयाब रहा? इवन बिफोर द क्रिश्चियन ईरा एंड फ्लोरिस्ट टिल 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी तक, जब इंडिया में मुगल शासन की स्थापना हुई थी और सल्तनत पीरियड का अंत हुआ था, विजयनगर एम्पायर का एंड हुआ था. द बुद्धिस्ट प्रीचर्स, क्रिश्चियन मिशनरीज एंड लेटर ऑन मुस्लिम प्रीचर्स यूज्ड टू ट्रेवल बाय रूट्स. बुद्धिस्ट प्रीचर इंडिया से चाइना गए, कोरिया गए, जापान गए, क्रिश्चियन मिशनरीज आई, और फिर मुस्लिम प्रीचर भी इसी रास्ते का प्रयोग करके संसार के विभिन्न देशों में गए. रूट्स प्रूव्ड टू बी ए ग्रेट सोर्स ऑफ ट्रेड एंड कल्चर लिंक्स बिटवीन डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और इस रास्ते ने बहुत सारी संस्कृति और व्यापार का जो है ना संबंध स्थापित किया. और कहानी यही नहीं समाप्त होती स्टूडेंट्स. कॉन्क्वेस्ट, डिजीजेस एंड ट्रेड. मैंने कहा था कि सिर्फ व्यापारी वस्तुएं नहीं गई, बीमारियां भी गई. इन द 16th सेंचुरी, आफ्टर यूरोपियन सेलर्स फाउंड ए सी रूट टू एशिया एंड अमेरिका.
1498 में वास्को डी गामा, कोलंबस ने अमेरिका खोज लिया और केप ऑफ गुड होप से वास्को डी गामा ने इंडिया का रास्ता खोज लिया। तो न्यू जो है, जो रेड सी से जो व्यापार होता था, वो बड़े बड़े जहाज वहां से आने लगे। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैड बीन नोन फॉर bustling trade with goods, people, customs, and knowledge. It was a crucial point in their trade network. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका एक नया संसार खोज लिया गया। 1492 तक तो अमेरिका का पता भी नहीं था बाकी विश्व को। इट वास्ट लैंड, अबंडेंट क्रॉप्स एंड मिनरल्स बिगेन टू ट्रांसफॉर्म ट्रेड एंड लाइव्स एवरीवेयर। और अमेरिका की उपजाऊ भूमि, इतना बड़ा क्षेत्र मिल जाना, इसने पूरे जो व्यापारी वर्ल्ड था, ट्रेडिव वर्ल्ड था, उसकी पिक्चर चेंज की। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज, अभी कह रहा है कि हमें दैट इज प्रीशियस मेटल्स पर्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन पेरू एंड मैक्सिको एनहांस यूरोपियंस वेल्थ एंड फिनांस्ड इट्स ट्रेड विद एशिया। पता है क्लोनाइजेशन कैसे हुआ, यूरोपियन कैसे अमीर हुए, उन्हें अमेरिका से चांदी मिलने लगी, पेरू से और मैक्सिको से, उससे एनहांस यूरोपियन वेल्थ एंड फिनांस ट्रेड। नेक्स्ट है द पोर्तुगीज एंड स्पेनिश, पुर्तगाली और स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका वाज अंडरवे, उन्होंने भी जीते, पुर्तगालियों ने भी और स्पेनियों ने भी। द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट ए कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन्स, उन्होंने मिलिट्री की लड़ाई नहीं लड़ी अमेरिका में, बट जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, वहां चेचक की बीमारी फैला दी और जो मूल अमेरिकन थे वो मारे गए विच दे कैरिड। America's original inhabitant had no immunity against such type of germ or diseases. अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो मारे गए सारे, और वहां पर कब्जा यूरोपियंस का हो गया। नेक्स्ट है ए वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स प्लेस। वर्ल्ड इकोनॉमी एक वैश्विक अर्थव्यवस्था, एक वैश्विक अर्थ, ये कानून लागू हुआ अंडर प्रेशर। फिर हमें कहता है इट इज अंडर प्रेशर फ्रॉम लैंड ओनर्स ग्रुप्स to government restricted the import of food grain, कि वहाँ पे आफ्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यूरोप में ज़्यादा, इंग्लैंड में ज़्यादा अनाज पैदा होने लगा, तो उनका अनाज जो है फिर बिका नहीं, तो उन्होंने बाहर से अनाज मंगवाना बंद कर दिया। दैट इज आफ्टर द कॉर्न लॉज वर स्क्रैप्ड, food could be imported into Britain from cheaply than it could be प्रोड्यूस इन द कंट्री, और कॉर्न लॉ हटाने के बाद बाहर से भी अनाज जाने लग गया। ब्रिटिश फार्मर्स वर अनेबल टू compete with import, vast areas of land were left uncultivated। जब बाहर से सस्ता अनाज जाने लगा तो ब्रिटिश के जो किसान थे, अंग्रेज, वो बिना खेती के रहे, उनके खेत खाली पड़े रहे। एज फूड प्राइसेस फेल, कंजम्पशन इन ब्रिटेन रोज, कंजम्पशन बढ़ गया। फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन लेड टू द हायर इनकम्स, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जैसे लूम, ज़ेने, इस तरह की चीज़ें आविष्कार कर लिए गए, और दैट इज, और नेक्स्ट रोल ऑफ टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन में, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, द रोल ऑफ, व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। आपके पास ये प्रश्न आ सकता है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन अ मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। तो इसमें आप 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। टेक्नोलॉजी हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजी का एक ग्रेट इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स, एक बड़ा प्रभाव। टेक्नोलॉजी हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 19th सेंचुरी वर्ल्ड सच एज रेलवे, स्टीमशिप एंड टेलीग्राफ। अब ग्राहम बेल ने फोन खोज लिया, रेलवे का आविष्कार हो गया, न्यूकोमैन ने इंजन बना दिया, स्टीमशिप आ गई, तो उनसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स वो थोड़ा फास्ट हो गया। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस वर ऑफन द रिजल्ट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। और टेक्नोलॉजी क्या है, जो काम को आसान कर दे। न्यू वेज टू डू वर्क इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। तो उससे बहुत सारी चीज़ों का फायदा हुआ। द रेफ्रिजरेटेड शिप्स ग्रेटली हैव टू ट्रांसपोर्ट द पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स होती है नाशवान वस्तु, जैसे मछलियाँ, सब्जी और बाकी खाने पीने की वस्तुएं जैसे पनीर, दूध इत्यादि। रेफ्रिजरेटेड शिप, वहाँ पे उनमें, उन जहाज़ों में रेफ्रिजरेटर, उनमें सामान बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता था। इट ग्रेटली फैसिलिटेटेड द शिपमेंट फ्रोजन मीट फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका से जमा हुआ मीट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड टू डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में
आने लगा। इसे मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड को हेल्प मिली। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी 1815 टू 1914। 1914 क्यों इंपॉर्टेंट है और 1815 क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने पढ़ा था द फॉल ऑफ नेपोलियन 1815। इट इज फॉल ऑफ नेपोलियन द वार्सा। तो इसमें और 1940 में दैट इज द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट। In the 19th century, economic, political, and social and cultural technological factors interacted in complex ways to transform societies and reshape external relations. और बहुत सारे काम इस दौरान हुए क्योंकि यूरोप में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने सारे संसार पे कब्जा कर लिया, इवन इंडिया पे भी कब्जा कर लिया, चाइना पे भी, अफ्रीका पे भी, अमेरिका पे भी, इस तरह से। और फिर अमेरिका के खेतों के लिए मजदूर चाहिए थे, वो मजदूर कहाँ से गए? वो एज इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेंचर्ड लेबर? ये बंधुआ मजदूर है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडेंचर्ड लेबर क्या मतलब क्या है? इंडेंचर्ड लेबर मीन्स ए बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर। उनके साथ एक गिरमिटिया भी इन्हें कहा जाता था। विडन एग्रीमेंट वहां गए, अमेरिका में उनको गिरमिटिया कहा गया। इंडेंचर्ड लेबर मीन्स अफ्रीका में और अमेरिका में बॉन्डेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। इट ब्रोट हायर इनकम फॉर सम एंड पॉवर्टी फॉर अदर्स। इससे दूसरों की इनकम तो बढ़ी जो उनको ले गई थी, परंतु वो मजदूर और गरीब हो गए। वो मजदूर गए कहाँ से थे? कहाँ से थे वो लोग? क्या वो इंडिया के थे? अब वेस्ट इंडीज में आप देखेंगे मोस्ट केम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसलिए उन्हें पूर्वी कहा गया। बिहार ओरिएंटलिस्ट कहा गया, सेंट्रल इंडिया एंड तमिलनाडु। These regions of India experienced many social changes like cottage industry declined. जो उनकी कॉटेज इंडस्ट्री थी, घर घर में जो उत्पादन होता था इंडिया में, वह खत्म हो गया। लैंड रेंट्स रोज और एंड लैंड्स वर क्लियर्ड फॉर माइंस एंड प्लांटेशन। और जो लैंड्स हैं वो प्लांटेशन, जैसे गन्ने की खेती और दूसरी खेती के लिए, चाय की खेती के लिए जमीन उपलब्ध होने लगी। इन द 19th century द इंडेंचर्ड डिस्क्राइब्ड एज ए न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। ये दास्ता का एक नया रूप था स्लेवरी का, मॉडर्न स्लेवरी इट इज कॉल्ड। होसे ए राइटर्स कार्निवाल इन ट्रिनिडाड, ये वेस्ट इंडीज है, व्हेन वर्कर्स ऑफ ऑल रेसेस एंड रिलीजन जॉइन इन, ठीक है, सेलिब्रेटिंग। ये एक त्योहार है होसे, उन्होंने वहां मनाना शुरू किया। अब क्या है द इंटर वॉर इकोनॉमिक। और फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार क्यों हुआ? इसके पीछे इकोनॉमिक वार थी। इंडिया में भी कब्जे के लिए फ्रांसीसी और इंडिया अंग्रेजों में लड़ाई हुई, पुर्तगालियों में लड़ाई हुई, दूसरे देशों में भी इसी तरह से। और ये लड़ाई सिर्फ इन्हीं यहाँ नहीं रुकी, वह यूरोप तक भी पहुंची। तो उसके कारण अभी एक बार करें आप मेरे साथ। द फर्स्ट वर्ल्ड वार वॉज मेनली फॉट इन यूरोप। During this time, the world experienced economic, political instability and another miserable war. सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था फ्रांस में और इंग्लैंड में, इस तरह से, और हालत खराब हो गई थी यूरोप की भी। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो फायदा था वो कहीं ना कहीं जाता रहा। द फर्स्ट वर्ल्ड वार वॉज फॉट बिटवीन टू पावर ब्लॉक, दो ध्रुवीय ये लड़ाई थी। नो वन वर द एलाइज। पहले एलाइज में कौन थे बेटा? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, लेटर जॉइंट देन यूएस, फिर उनमें यूएस भी छोड़ गया। और अपोजिशन में कौन थी? वो थी जर्मनी, एक्सिस पावर, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, और उनके साथ हंगरी एंड ऑटोमन टर्की, इन्हें एक्सिस पावर कहा गया। और द वॉर लास्टेड 4 years। 4 years का मतलब क्या है? 1914 से लेकर 18 तक ये लड़ाई जो है स्टूडेंट्स चली थी, 1914 to 18। अब टेक्नोलॉजिकल जो है एडवांसमेंट भी हुआ, इसमें बड़े बड़े एडवांस वेपन जो है वह एग्जिस्टेंस में आए। कैसे? फर्स्ट टाइम मॉडर्न वेपन्स लाइक मशीन गन, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स एटसेट्रा यूज्ड इन ए मैसिव स्केल। Million of soldiers had to be recruited, और बड़ी बड़ी सेनाएं around the world and most of the
देम वर मैन ऑफ वर्किंग एज। वर्किंग एज का मतलब 18 से 30 साल के लड़के जो है आर्मी में जो है भर्ती किए जाने लगे। अब हमारे पास एक टॉपिक है स्टूडेंट्स, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। ब्रेटन वुड जो है आधुनिक यदि संसार की हम बात करें तो ब्रेटन वुड बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। व्हाट इज दिस? To deal with external surpluses and deficit, a conference was held in July 1944 at Bretton Woods in New Hampshire, USA। 1944 कब? 1939 से 1939 to 1945 there was a world war second in the world। ठीक है ना, whole economy of the world devastated, all the productions have centers have devastated, सारा कुछ नष्ट हो गया था और वर्ल्ड में बहुत बुरा हाल हो गया। तो उससे निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स में न्यू हैम्पशायर में एक जो है सम्मेलन बुलाया गया और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो है वो एस्टेब्लिश एक्सिस्टेंस में आया एंड वर्ल्ड बैंक वर सेटअप टू फाइनेंस पोस्ट वार रिस्ट्रक्चरिंग। पोस्ट वार यानी कि युद्ध के बाद सारे जो बड़े बड़े देश थे वो आपस में उन्होंने कहा कि युद्ध से कोई फायदा नहीं, फिर उन्होंने एक दूसरे को जो है ना कोऑपरेशन की भावना से जो है चीजें ब्रेटन वुड के बाद जो है उन्होंने, यानी कि आप इसमें लिखोगे IMF एंड वर्ल्ड बैंक केम इनटू एक्सिस्टेंस। द पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमी सिस्टम इज नोन एज ब्रेटन वुड सिस्टम। मैंने जैसे कहा ब्रेटन वुड सिस्टम आज भी इसका प्रभाव है। दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। फिक्स एक्सचेंज रेट्स पौंड का डॉलर के साथ, पौंड का येन के साथ, इस तरह से रूबल के साथ, रूबल रसिया की करेंसी है। IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर रेफर्ड एज ब्रेटन वुड ट्विंस। ये भी आपका जीके का क्वेश्चन बनता है भाई, ब्रेटन वुड के जुड़वा बच्चों के नाम क्या है? IMF एंड वर्ल्ड बैंक। US has an effective right of veto over IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो ये हमने पढ़ लिया, ब्रेटन वुड का हो गया क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब है महामंदी। महामंदी क्या आती है? डिप्रेशन क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन है कि क्या है, रेट सस्ते हो जाते हैं, परचेजिंग पावर नहीं रहती, प्रोडक्शन जो भी किया संसार में वो सारा प्रोडक्शन ऐसे के ऐसे रखे रहता है, खरीदने वाला कोई नहीं होता। ठीक है, तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं कि ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। तो हम फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर एंड डिप्रेशन करेंगे, द ग्रेट डिप्रेशन। यानी कि अगर इसका क्वेश्चन आता है तो आप किस तरह से लिखेंगे? फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्रेशन। पहला है एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड ए प्रॉब्लम। इट मेक्स द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर स्लम्पिंग, प्रोडक्ट्स रेट डाउन हो गई। मैनी कंट्रीज फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू द लोन दे गॉट फ्रॉम द USA, और USA से बहुत सारे लोगों ने लोन ले रखा था। अमेरिकन कैपिटल स्टॉप्ड ऑल लोन्स टू यूरोपियन कंट्रीज, और जब वर्ल्ड वार हुआ तो उन्होंने सारे लोन रोक दिए और उनकी जो सारी इकोनॉमी धरी की धरी रह गई। ठीक है, इन यूरोप इट लेड ए फेल्योर ऑफ सम मेजर बैंक्स। इससे बैंक ऑफ इंग्लैंड और ये सारे बैंक जो है ना वो कलेप्स हो गए। ठीक है, डबलिंग द इम्पोर्ट ड्यूटीज बाय द USA, और USA ने फायदा उठाया। ठीक है, और उसने अपनी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो डबल कर दी, जिससे वर्ल्ड बिजनेस है वो फेल हो गया। तो स्टूडेंट, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO क्या है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो न्यू इकोनॉमिक में अभी भारत में G20 की मीटिंग चल रही है, हमारे गुड़गांव में ही चल रही है। तो यहाँ क्या, द मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द फास्ट ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमीज 1950 एंड 60s। बहुत सारे देशों को तो फायदा मिला ही नहीं, यूरोपियन की जो डेवलप्ड कंट्री थी उनकी ग्रोथ का। फिर उन्होंने क्या किया? दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एज ए ग्रुप, G77। ठीक है, ये सारे देश कौन से थे न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर के? ये जो 1950 के आसपास आजाद हुए थे, ब्रिटिशर्स की और यूरोपियन की कॉलोनीज जो थी वो आजाद हुई। उन्होंने G77 बनाया कि वी आर द न्यूली बॉर्न नेशंस and mostly developing nations. So they form a group in the name G77. It was a system that would give them real control over the natural resources. उन्होंने कहा भी अपने नेचुरल रिसोर्सेज का हम अपने हिसाब से हम एक दूसरे के साथ बिजनेस करके अपने को ग्रो करेंगे। डेवलपमेंट असिस्टेंस,
कहता है फेयर प्राइसेस फॉर रॉ मटेरियल एंड बेटर एक्सेस फॉर देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। कहते हैं कि हम जो डेवलप्ड कंट्री है उनके थ्रू क्यों गुड्स मंगवाएं, हम आपस में ही, जैसे इंडिया, चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेंटीना, इस तरह के देश। नेक्स्ट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन चाइना। चाइना इज ए बिग कंट्री, बिजी, वेजेस वर वेरी लो। कंट्रीज लाइक चाइना, वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन थी, मजदूरी सस्ती थी। द लो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ चाइनीज इकोनॉमी मेड इट्स प्रोडक्ट चीपर। और जो लो कॉस्ट इकोनॉमी है वहां पे उनके जो उत्पाद थे वो भी सस्ते थे। चाइना बिकेम ए फेवरेट डेजिग्नेशन फॉर मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी। मल्टीनेशनल कंपनी के लिए चाइना 1980 के दशक में बहुत हॉट फेवरेट हो गया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ चाइना बैक इनटू द फील्ड ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है हमारे पास कि एमएनसी क्या है? मल्टीनेशनल कारपोरेशन है ये, या यू से मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या हैं डियर स्टूडेंट्स? मल्टीनेशनल कारपोरेशन आर लार्ज कंपनीज दैट ऑपरेट इन सेवरल कंट्रीज एट द सेम टाइम। आप कुरकुरे खाते हैं, ये पेप्सी का है, और ये कंपनी कहाँ की? अमेरिका की है। ये मल्टीनेशनल कंपनी है। भारत के लिबर्टी के जूते बहुत सारे देशों में बेचे और बनाए जाते हैं। मारुति कंपनी इंडिया की है और बहुत सारे देशों में इसके प्रोडक्ट बनते हैं, बिकते हैं। तो अब ये देखो, इसमें आप द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ एमएनसी वाज ए नोटेबल फीचर इन 1950-1960 as US business expanded worldwide. High import tariffs imposed by different governments forced MNCs to locate their manufacturing units. तो हाई इम्पोर्ट टैरिफ होते हैं टैक्सेस। अब मैंने इंग्लैंड से माल मंगवाया और वहाँ हाई, इंडिया गवर्नमेंट ने हाई इम्पोर्टेंट टैरिफ है, या मैंने कहीं माल भेजा वहाँ ज़्यादा टैक्स दीजिए, तो उसने कहा कि हम इसी देश में माल बनवाएंगे क्या, ताकि बाहर से जब हम माल मंगवाते हैं उस पर टैक्स लगता है, बड़ी समस्या होती है। तो स्टूडेंट्स कंक्लूजन क्या निकला इसका एट लास्ट, कि इसमें कंक्लूजन ये निकला प्यारे बच्चों और डियर स्टूडेंट्स, कि आप इसमें नोट्स में आप करेंगे व्हाट इज द कंक्लूजन इस चैप्टर का। इस चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि इन लास्ट 2 decades द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हैज चेंज्ड ए लॉट as countries like China, India and Brazil have achieved rapid economic development। और इसे रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अराइज हुआ एक समय में। तो इस तरह से आप इन रिवीजन नोट्स को पढ़ेंगे, और दैट इज किसको सब्सक्राइब करेंगे? आप सब्सक्राइब करेंगे देवेंद्र रोहिला ए ट्यूटर। ये आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें फॉर मोर वीडियोस ऑन हिस्ट्री एंड 10th क्लास एंड ऑन academic and competitive issues. Thank you very much.